हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गूगल लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 भूगोल विषय के अध्याय 4 कृषि के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक सभी की व्याख्या और अभ्यास प्रश्न उत्तर और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब करा रखा है। अतः वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि गतिविधियों में लगी हुई है, यानी भारत की कितने प्रतिशत या कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों के अंदर लगी हुई है। तो भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या, कितनी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों के अंदर लगी हुई है। ठीक है, इन वर्षों में खाली जगह की विशेषताओं के आधार पर खेती के तरीकों में काफी बदलाव आया है। इन वर्षों के अंदर खाली जगह की विशेषताओं के कारण खेती के तरीकों में काफी बदलाव आया है। तो किसके कारण? तकनीकी जानकारी की विशेषताओं के कारण। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की जानकारी बढ़ रही है तो उस टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे कृषि के अंदर उपयोग होने लगा है और उसकी वजह से खेती के जो तरीके हैं उन तरीकों के अंदर काफी बदलाव आया है। जैसे पुराने समय में खेत को जोतने के लिए हल का उपयोग किया जाता था, है ना, लेकिन वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है? कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कल्टीवेटर का, यानी कि ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर लगा होता है उसकी मदद से खेत को जोता जाता है। पहले पानी, खेतों में पानी भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? जो मिट्टी की क्या बनाते थे? मिट्टी का एक पाइप टाइप संरचना बनाते थे, मिट्टी की पाली पाली बनाते थे दोनों साइड में और बीच में से होकर पानी प्रवाहित होता था। लेकिन वर्तमान में या तो पाइपों की मदद से या फिर जो आपकी बूंद बूंद पद्धति है ना, बूंद बूंद जो ड्रिप प्रणाली है उसका उपयोग किया जाता है या फवारों का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे किसानों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान हो रहा है, वैसे वैसे खेती करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आ रहा है। अगला, जो विभिन्न प्रकार की भारत में होने वाली जो क्रांति है, जो विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के उत्पादन से संबंधित है और इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो उन्हीं क्रांतियों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न ना छूटे। तो देखें, आपकी जो हरित क्रांति है जो सर्वप्रथम भारत में शुरू हुई थी, उसका जो संबंध है वो किससे संबंध है? वो है खाद्यान्न उत्पादन से है, यानी हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। जो सवर्ण रेशा क्रांति है वो जूट और कपास उत्पादन से संबंधित है। जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है वो चाय उत्पादन से संबंधित है। जो परामनी क्रांति है वो भिंडी उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। हरित क्रांति, ठीक है, फिर ये पीली क्रांति ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। फिर भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर मुख क्रांति ये मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। फिर रजत रेशा क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, रजत रेशा क्रांति ये किससे संबंधित है? ये कपास उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जो लाल क्रांति है, आपकी लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कपास उत्पादन से संबंधित है व्हाइट गोल्ड क्रांति। फिर श्वेत क्रांति ये काफी इंपॉर्टेंट है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर सदाबहार क्रांति ये समग्र कृषि विकास से संबंधित है। फिर सनराइज और सूर्योदय क्रांति ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति ये आपकी कपास उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। सैफ्रॉन क्रांति ये केसर के उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी या ग्रे क्रांति ये उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। फिर से सवर्ण क्रांति ये किससे संबंधित है? ये फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से संबंधित है। फिर बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति ये इंपॉर्टेंट है,
ये मत्स्य उत्पादन यानी मछली पालन से संबंधित है। फिर खाद्य श्रृंखला क्रांति, ये वर्ष 2020 तक भारतीय कृषकों की आमदनी को दुगुना करने से संबंधित है। फिर एनएच क्रांति, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी सड़कों से संबंधित है। फिर अमृत क्रांति, ये नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। तो ये भारत के अंदर कृषि कार्य से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है, उनका संबंध किन किन फसलों से, किन किन फसलों के उत्पादन से संबंधित है, उनकी चर्चा हमने कर ली। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले और जरूर इनसे 1-2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इनको अच्छे से याद जरूर कर ले। जो मैंने काफी इंपॉर्टेंट बताए हैं वो तो आप जरूर एक बार बिल्कुल अच्छे से रट ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति, जो इंद्रधनुष क्रांति है, ये सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु बनाई गई थी। फिर कृष्ण क्रांति, ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। फिर खाकी क्रांति, ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। फिर दूसरा और स्लेटी क्रांति, ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। फिर गंगा क्रांति, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु उत्पन्न की गई क्रांति थी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्रांति है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके जरूर याद कर ले। आगे बढ़ते हैं। खेती निर्वाह से खाली जगह प्रकार से भिन्न होती है। तो जो निर्वाह खेती है वो किस आधार पर भिन्न हो जाती है? तो जब निर्वाह खेती का उपयोग वाणिज्यिक पर्पज के लिए किया जाता है तो वाणिज्यिक प्रकार से क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। मतलब पहले आप अपने खेत के अंदर समझ लीजिए टमाटर के 10 पौधे लगा रहे थे। कितने? 10 पौधे। उससे क्या हो रहा था? उससे जो भी टमाटर प्राप्त हो रहे थे वो आप अपने घर और अपने आस पड़ोस के लिए यूज के लिए पूरा कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अपने खेत के अंदर टमाटर के 1000 पौधे अपने लगाना शुरू कर दिए। तो अब ये खेती निर्वाह से कैसी होगी? ये अब वाणिज्यिक होगी। अब आप क्या करेंगे? अब इससे जो भी टमाटर का उत्पादन होगा उसको क्या करेंगे? आप बेचेंगे और वहां से धन की प्राप्ति करेंगे। तो जो निर्वाह खेती है वो वाणिज्यिक प्रकार में क्या होती है? भिन्न हो जाती है। ठीक है, निर्वाह खेती के अंदर हम अपने घर की जरूरतों के अनुसार ही खेती करते हैं कि हमें कितनी आवश्यकता है। लेकिन जब उसी खेती को हम एक बहुत बड़े पैमाने पर कर देते हैं तो वो वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुदाल, दाव और खुदाई की छड़ें और परिवार, सामुदायिक श्रम जैसे आदिम उपकरणों की सहायता से भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर जो कृषि की जाती है, यह किस प्रकार की कृषि है? देखो, कुदाल, दाव, खुदाई की छड़ें, परिवार और सामुदायिक श्रम, इस प्रकार की जो खेती है ये पुराने समय में की जाती थी, जहां पर लोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो खेती है यह आदिम निर्वाह कृषि कहलाती है। आदिम का मतलब क्या है? आदिम का मतलब है पुराने समय की। निर्वाह का मतलब अपने जीवन यापन। ठीक है, यानी पुराने समय में अपने जीवन यापन हेतु की जाने वाली जो कृषि थी वो कहलाती है आदिम निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है, आदिम खेती की मुख्य निर्भरता क्या रही है? जो आदिम खेती की जाती है उसकी मुख्य निर्भरता किस पर है? तो वो मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर थी, क्योंकि उस समय ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं थी। इतने प्रकार के कुएं, नलकूप, ये चीजें उस समय नहीं थी, या इन चीजों का लोगों के पास ज्ञान भी नहीं था। तो उस समय जो खेती थी वो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी, कि बारिश के समय में खेती होती थी और बाकी समय लोग दूसरा काम करते थे। आगे, किस प्रकार की कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? स्लैश एंड जो बर्न कृषि है, जिसे हम साधारण भाषा में स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें वही लोग खेतों के कुछ जंगलों के कुछ हिस्से को क्या करते थे? हर साल साफ करते थे, यानी जलाकर साफ करते थे और वहां पर खेती करते थे। जैसे ही वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी तो वहां से वो लोग हटकर जंगल के किसी दूसरे भाग को जाकर साफ करते थे और वहां पर फिर से खेती करते थे। तो इस प्रकार की जो खेती है ये आदिम निर्वाह खेती के अंतर्गत ही शामिल थी। वहां पर भी लोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही खेती किया करते थे। अगला प्रश्न है, आदिम निर्वाह कृषि की विशेषताएं क्या है? तो आदिम निर्वाह जो कृषि है उसकी विशेषता है कि ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो जंगलों के किसी एक हिस्से को काट कर साफ करते थे। ठीक है, और वहां पर अपनी खेती करते थे। जैसे ही वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती थी वो छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं और भूमि के एक नए हिस्से को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं और वहां पर खेती करना शुरू कर देते हैं। यानी आदिम निर्वाह कृषि को हम एक तरह से झूम खेती या स्थानांतरित कृषि के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के साथ
जोड़ के हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई उत्तर पूर्वी राज्यों में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो कई जो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य हैं वहां पर स्लैश एंड बर्न कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है या झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झूम खेती कह लो, झूमिंग कृषि कह लो या स्थानांतरित कृषि कह लो, ये तीनों ही स्लैश एंड बर्न कृषि के ही उपनाम है। आगे बढ़ते हैं। गहन निर्वाह खेती खाली जगह होती है, तो जो गहन निर्वाह खेती है वो श्रम गहन खेती होती है, जहां पर बहुत ज्यादा अधिक श्रम यानी मेहनत की जरूरत होती है। ठीक है, कृषि भूमि पर भारी दबाव क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है कि उत्तराधिकार और भूमि के विभाजन के कानून के कारण। मतलब जैसे पहले एक पूरे परिवार के साथ 10 बीघा जमीन थी। ठीक है, एक व्यक्ति था। ठीक है, जैसे और उस पिता के समझ लीजिए 2 बच्चे हुए, तो कितनी बच गई? 5-5 बीघा बच गई। अब समझ लीजिए इनके प्रत्येक के 2-2 बच्चे हो गए, तो कितनी आ गई? 2.5 बीघा। ठीक है, फिर समझ लीजिए इनके और बच्चे हो गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते हुए यानी उत्तराधिकार का जो नियम है और जो भूमि का विभाजन है उस प्रकार के कानून के कारण जैसे पीढ़ी दर बढ़ रही है, जैसे जो वंश है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनके पास जो भूमि की उपलब्धता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और आने वाला समय ऐसा होगा कि केवल रहने के लिए जमीन ही पर्याप्त बच जाएगी। जो कृषि है उस कृषि कार्य के लिए भी जमीन की उपलब्धता नहीं रहेगी और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की खेती में आधुनिक आदानों की अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है? जैसे उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक। ठीक है, तो इस प्रकार की जो खेती है उसे हम आजकल कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, जहां पर आधुनिक मशीनरों, आधुनिक तकनीकी और उच्च उपज या उत्पादन देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और कृषि भूमि के एक बहुत ही छोटे क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानी जाती है। अगला, यदि हरियाणा और पंजाब में चावल एक व्यावसायिक फसल है, व्यावसायिक फसल का मतलब है कि वो वहां पर खाने से ज्यादा बेचने हेतु उत्पादित करते हैं, और यह किस राज्य में एक निर्वाह फसल है? यानी हरियाणा और पंजाब के अंदर जो चावल है वो एक व्यावसायिक फसल है, यानी वो खाने की बजाय उसको बेचने के पर्पज से ज्यादा उत्पादित करते हैं। तो कौन से राज्य में ये निर्वाह फसल है जहां पर वो केवल मेन अपने खाने के पर्पज से उसका उत्पादन करते हैं? तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जो चावल है वो क्या है? एक निर्वाह फसल है, यानी वहां पर वो अपने जीवन को जीने हेतु, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने हेतु चावल का उत्पादन करते हैं। अगला, वृक्षारोपण खेती की विशेषता क्या है? तो जो वृक्षारोपण खेती है उसके अंदर क्या किया जाता है? जो प्रवासी मजदूर होते हैं उन मजदूरों की मदद से पूंजी वहन आदानों का यानी कि धन लगाकर पैसों का उपयोग करके अलग अलग प्रकार की मशीनरों और संयंत्रों का उपयोग करके क्या किया जाता है? बहुत अधिक मात्रा में वृक्षों का रोपण किया जाता है। तो वो होगी वृक्षारोपण खेती। अगला, महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलों के नाम बताइए। तो महत्वपूर्ण जो वृक्षारोपण फसलें हैं उनमें होगी आपकी चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला। ये सब कौन सी फसलें हैं? वृक्षारोपण फसलों के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य चाय उगाने के लिए जाना जाता है? तो आप सब जानते होंगे कि चाय उगाने के लिए आपका असम राज्य प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य? असम राज्य प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने फसल मौसम है? तो भारत के अंदर फसल है वो विशेषकर 3 मौसम में बोई जाती है। कितने मौसम में? 3 मौसम में बोई जाती है। कब? बरसात, सर्दी और गर्मी। तो इसका जवाब हो जाएगा 3। और उसी के आधार पर हमने फसलों को 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। बरसात के समय जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल है, सर्दियों के अंदर जो बोई जाती है वो रबी की फसल है, और गर्मियों के अंदर जो बोई जाती है वो कौन सी फसल है? वो आपकी जायद फसल है। अभी हम आगे इनकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखें हमने ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों के अंदर बांटा है, खरीफ, रबी और जायद। पहली फसल है वो है खरीफ की फसलें, या हम कहते हैं इन्हें वर्षाकालीन फसलें। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें क्या है?
वर्षाकालीन फसलें कह ले या कह ले सियालू फसलें। कौन सी फसलें? सियालू फसलें। तो इनके जमाव व पकने के समय अधिक तापक्रम की जरूरत होती है और बढ़वार के लिए यानी वृद्धि के लिए अधिक क्या होती है? आर्द्रता की आवश्यकता होती है। मतलब इन फसलों के लिए ज्यादा तापमान चाहिए और आर्द्रता ज्यादा चाहिए। आर्द्रता का मतलब है जलवाष्प, जो वातावरण है वहां पर नमी ज्यादा चाहिए जो बारिश के समय होती है। और ये इनकी बुआई कब की जाती है? इनकी बुआई है वो जून जुलाई के अंदर कर ली जाती है। कब की जाती है? जून जुलाई के अंदर, जब मानसून का समय होता है यानी वर्षा स्टार्ट होने शुरू हो जाती है, उस समय इनको बो दिया जाता है। कटाई कब होती है? तो कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। कब होती है? सितंबर अक्टूबर का मतलब है दीपावली के पहले पहले, दीपावली से लगभग पहले पहले इनकी कटाई हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं? इसमें बाजरा, जवार, अरहर, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल, उड़द, मूंग, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ की फसलों के अंतर्गत बोई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रबी की फसलें, और जिसे हम दूसरा नाम कहते हैं शरदकालीन फसलें यानी सर्दी की फसलें। तो जो रबी की फसलें हैं इनके लिए ताप कैसा चाहिए? कम चाहिए और जमाव और पकने के लिए कुछ अधिक तापक्रम चाहिए। जब बोई जाती है इस समय कम तापमान की जरूरत होती है, लेकिन जब पकने की स्थिति में होती है उस समय ज्यादा तापमान चाहिए होता है। और मौसम कैसा चाहिए? बिल्कुल शुष्क जलवायु चाहिए, सूखा और कम आर्द्रता की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और सर्दी शुरू होती है। ठीक है, और जब कटाई का समय होता है उस समय सर्दी भी लगभग समाप्त हो चुकी होती है। इन फसलों की जो बुआई है वो सर्दी के शुरुआत में, जब सर्दी शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में, जब खरीफ फसलों की कटाई हो जाती है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर दी जाती है। कटाई कब होती है? जब गर्मी शुरू हो जाती है मार्च अप्रैल में। इसी कारण इन्हें कौन सी फसलें कहते हैं? उनालू फसलें भी कहते हैं। कौन सी फसलें? उनालू फसलें भी कहते हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, बरसीम है, आलू है। ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो रबी की फसलों के अंतर्गत बोई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी फसल है आपकी जायद की फसल, या जिसे हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन फसल। कौन सी फसल? जायद की फसल या ग्रीष्म ऋतु की फसल। इन फसलों में क्या होता है? बहुत ज्यादा ताप चाहिए होता है और तेज गर्म व शुष्क हवा को सहन करने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्योंकि जब ये बोई जाती है उस समय महीना होता है मार्च अप्रैल का। ठीक है, मार्च अप्रैल का महीना होता है और उस समय से बहुत अधिक गर्मी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? बहुत गर्मी शुरू हो जाती है। और जब इनकी कटाई होती है जून जुलाई में, तो उस समय तो राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है जून जुलाई के अंदर। ठीक है, तो इन फसलों के अंदर बहुत ज्यादा ताप और तेज गर्म और शुष्क हवा को सहन करने की क्षमता होती है। ये कब बोई जाती है? तो इनकी जो बुआई है वो फरवरी और मार्च के महीने में हो जाती है और जो कटाई है वो मई जून तक हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं? खरबूज है, तरबूज है, तंबाकू है, करेला है, ककड़ी है, टिंडा है, लौकी है। यानी मुख्य रूप से जो सब्जी वाली फसलें होती है, ठीक है, सब्जी और खरबूज और तरबूज, ये बोए जाते हैं गर्मियों के मौसम में यानी जायद की फसलों के रूप में। उम्मीद करता हूं आपको तीनों प्रकार की जो फसलें हैं वो अच्छे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की जो कटाई है वो कब होती है? अभी हमने बताया रबी की फसल की जो कटाई है वो मार्च अप्रैल के अंदर होती है। रबी फसलों की पहचान करें। कौन कौन सी रबी फसल है? ज्वार, चावल, सोयाबीन। तो ये तीनों ही फसलें हैं। जो कौन सी फसल है? ये तीनों खरीफ की फसल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मटर। कौन सा राज्य रबी फसल उगाने के लिए जाना जाता है? तो रबी की फसलों को उगाने के लिए मुख्य रूप से पंजाब प्रसिद्ध है। कौन सा? पंजाब, जहां पर क्या होता है? जहां पर मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगला, भारत की प्रमुख फसलों के नाम और उनके सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है उनकी सूची। तो ये भी देख ले, काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी फसल का उत्पादन कौन कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है। जो मुख्य है वो आपको याद करना है। जैसे चावल, तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद होता है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद होता है आंध्र प्रदेश में। ये तीन मुख्य रूप से याद कर ले, या दो ही याद कर ले, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। गेहूं की बात करें, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और फिर हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्वार कहाँ होती है? ज्वार होती है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाजरा कहाँ होती है? गुजरात और राजस्थान में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाजरा आप देख लें। फिर बात करें दलहन,
ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में होता है। तिलहन, तेल वाली फसलें, ये जिनसे तेल निकलता है वो वाली फसलें मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी में होती है। जो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में होता है। गन्ना कहाँ होता है? ये इंपॉर्टेंट है। गन्ना यूपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, तो इनमें से आप गेहूं याद कर ले, बाजरा याद कर ले, चावल याद कर ले और गन्ना याद कर ले। आगे बढ़ते हैं। चाय, चाय तो आप सब जानते होंगे, सबसे ज्यादा असम में होती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होती है। फिर कहवा, ये कर्नाटक में और तमिलनाडु में और केरल में होता है। कपास कहाँ होता है? ये याद कर ले, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में होता है। रबर कहाँ होता है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। पटसन या जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी याद कर ले, और बिहार में होता है। तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। काली मिर्च कहाँ होती है? केरल और कर्नाटक में। हल्दी कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। काजू कहाँ होती है? केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार तीन जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर कर ले और इनको एक बार अच्छे से पढ़ ले, इनसे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उनकी चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान खाली जगह की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो रबी फसलों के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए तो सर्दियों के अंदर जो होने वाली बारिश है उसे क्या कहते हैं? उसे मावठ कहते हैं। और ये जो मावठ है ये गेहूं की फसलों के लिए क्या होता है? वरदान साबित होता है। ठीक है, अगला, कौन सा राज्य हरित क्रांति में अपनी सफलता के लिए जाना जाता है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो खाद्यान्न उत्पादनों के संबंधित थी, यानी ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाए। तो ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये खाद्यान्न उत्पादनों के लिए जानी जाती है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो कौन से राज्य पर पड़ा? पंजाब, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अंदर गेहूं के अंदर यानी गेहूं के जो उत्पादन है उसके अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली और उसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत की जो उपलब्धता है वो गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इन 3 राज्यों पर हो गई है। और सबसे अधिक गेहूं का जो उत्पादन है वो भी इन 3 राज्यों में ही होता है। अगला, खरीफ फसलों की जो कटाई है वो कब होती है? तो खरीफ फसलों की कटाई होती है सर्दी स्टार्ट होने के समय, क्योंकि बरसात के समय बोई जाती है ना, बरसात के समय बोई जाती है और सर्दी शुरू होते समय काट ली जाती है। तो सर्दी कब शुरू होती है? सितंबर अक्टूबर के अंदर। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। आप सब जानते होंगे, तो खरीफ मौसम के अंदर मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। एक महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए, तो वो कौन है? पंजाब, हरियाणा और यूपी। जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। आप सब जानते होंगे, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब कब उगाए जाते हैं? जायद ऋतु के अंदर उगाए जाते हैं। चावल उगाने वाले एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम बताइए। तो चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? असम में, और फिर कहाँ होता है? सबसे ज्यादा असम, सबसे ज्यादा शायद यूपी में होता है चावल, फिर असम में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक वर्ष में धान की कितनी फसलें उगाई जाती है? तो असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा हो गया, वहां पर एक वर्ष के अंदर धान की मुख्य रूप से 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है, वही खरीफ, रबी और जायद। जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। तो वो क्या है? तरबूज है। गन्ने को बढ़ने के अंदर कितना समय लगता है? यानी एक गन्ने की फसल होने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। भारत विश्व में खाली जगह चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत विश्व के अंदर चावल उत्पादन में 2nd नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 2nd नंबर पे। चावल को खाली जगह सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यानी चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा चाहिए और उच्च आर्द्रता चाहिए। ठीक है, यानी नमी वाला मौसम चाहिए। इस वजह से जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर ही चावल की खेती संभव हो पाती है। अगला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना कैसे संभव हो गया है? तो किसके कारण? नहरों के कारण। यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान का कुछ भाग, वहां पर धीरे धीरे चावल की खेती हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कि वहां पर नहरों के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वजह से वहां पर चावल की खेती संभव हो पाई है। और मुख्य रूप से उस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, जिसकी वजह से राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
और इस वजह से धीरे धीरे वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र में भी खेती करना संभव हो पाया है। अगला, गेहूं की वृद्धि के लिए किस प्रकार की मौसम स्थितियां अनुकूल है? तो अभी हमने देखा था कि गेहूं के लिए ठंडा बढ़ता हुआ मौसम चाहिए और कैसे चाहिए, तेज धूप चाहिए। यानी जब गेहूं बोया जाता है उस समय तो ठंडा मौसम चाहिए, और जब गेहूं का उत्पादन यानी गेहूं पकना शुरू करता है उस समय उसे तेज धूप और शुष्क जलवायु की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, गेहूं को 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है जो बढ़ते मौसम में समान रूप से वितरित की जाती है। तो वो लगभग औसत 50 से 70 सेंटीमीटर, ठीक है, इस रूप में समान रूप से वितरित की जाती है। यानी जो एक क्राइटेरिया है वो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन जो एक उचित वातावरण है वो लगभग 50 से 70 के बीच में होता है गेहूं उत्पादन के लिए। अगला, देश में गेहूं उगाने वाले 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो है गंगा सतलज का मैदान, मतलब यूपी, पंजाब और हरियाणा, ये 3 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। ठीक है, वहां पर क्या है, गंगा सतलज का मैदान है, जिसकी वजह से गेहूं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। बाजरा के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? तो बाजरा का अगर वर्गीकरण करें तो बाजरा कौन सी फसल है? बाजरा खरीफ की फसल है। तो खरीफ के अंदर और कौन कौन सी फसल आती है? ज्वार और बाजरा। ठीक है, ये कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसलें हैं। बाजरा में उच्च पोषण मूल्य होता है जो खाली जगह में समृद्ध होता है। तो बाजरा के अंदर आयरन और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। अगला, ज्वार और खाली जगह क्षेत्र और उत्पादन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? ज्वार क्षेत्र और उत्पादन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, तो ज्वार है वो तीसरे क्षेत्र के अंदर, यानी सबसे पहला कौन सा है? गेहूं, फिर बाजरा और फिर ज्वार। यानी पहली फसल उत्पादन के क्षेत्र में या खाद्यान्न के क्षेत्र में गेहूं है, दूसरी बाजरा है, और तीसरी कौन सी है? जो है या ज्वार है, सॉरी, जो ज्वार अलग होता है, ज्वार। तो ज्वार का उत्पादन मुख्य रूप से खाने की फसल के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला, ज्वार एक वर्षा पर आधारित फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, जो ज्यादातर नम क्षेत्रों के अंदर उगाई जाती है, जिसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये बारिश के समय बोई जाती है, इस वजह से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है, और उसकी जो जरूरत है वो वर्षा जल से क्या हो जाती है? उपलब्ध हो जाती है। अगला प्रश्न, एक प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य का नाम बताइए। तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। बाजरा खाली जगह मिट्टी पर अच्छा उगता है। कौन सी मिट्टी पर? जलोढ़ मिट्टी पर बाजरे का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। किस फसल का उपयोग भोजन और चारे दाने दोनों के लिए किया जाता है? जो मक्का है उसका उपयोग भोजन के लिए भी किया जाता है और पशुओं के चारे और दाने के लिए भी किया जाता है। भारत विश्व में खाली जगह सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ दालों का उपभोक्ता भी है। तो भारत विश्व में पहला है स्थान किसके उत्पादन में? दलहन यानी दालों के उत्पादन के अंदर भारत का जो विश्व में स्थान है वो क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ क्या है? सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा इसका यूज भी करता है। अगला प्रश्न, किस फसल को बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है? तो वो है आपका गन्ना। अगला प्रश्न है आपका, वो है भारत में प्रमुख केला उत्पादक राज्य का नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा केला का उत्पादन कहाँ होता है? केरल के अंदर होता है, तटीय क्षेत्रों में। अगला, रबर कहाँ होता है मुख्य रूप से? तो इनमें से जो रबर दिया गया है वो होता है अंडमान और निकोबार में। वैसे तो कहाँ होता है सबसे ज्यादा? केरल में, लेकिन केरल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। क्या दिया हुआ है? अंडमान और निकोबार। तो देखो कई सारे प्रश्न हैं वो उत्पादन से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने सारणी भी पीछे बताई थी कि कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ और कौन से राज्य में होता है, वो आप एक बार जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले और अच्छे से रिवाइज कर ले। उम्मीद करता हूं परीक्षा में आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरी पत्तियों पर खिलाए गए रेशम के कीड़ों के कोकून से कौन सी रेशेदार फसल प्राप्त होती है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिल्क या रेशम। इस फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है।
उस राज्य का नाम बताइए जो जूट का प्रमुख उत्पादक है। तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। 2016 में भारत दुनिया में फलों और सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य था? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। निम्नलिखित में से क्या भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है? कौन सा है? कृषि है। लगभग 2/3 लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है? यानी जहां पर कम भूमि पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, यानी जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, वहां पर कौन सी खेती की जाती है? तो वहां पर गहन जीविका कृषि की जाती है। वहां पर गहन जीविका कृषि का मतलब है कृषि के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, एक बहुत छोटे क्षेत्र पर बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर खेती करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करके वहां पर क्या करते हैं? अपनी जीविका निर्वहन हेतु खेती करते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो बाजरा खरीफ की फसल है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है? तो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और सबसे ज्यादा उपभोक्ता देश भी है, यानी उत्पादन करने के साथ साथ सबसे ज्यादा यूज भी करता है। जायद सस्य प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है? तो कौन सी फसल पैदा होती है? खरबूजा। जायद में इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है जो देश में उत्पादित मुख्य तिलहनों का लगभग आधा हिस्सा है? तो वो कौन सी है? मूंगफली है। यानी देश के अंदर जितनी तेल वाली फसलें उत्पन्न होती है उनका लगभग आधा हिस्सा कौन सी होती है? मूंगफली होती है। चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? तो यह एक प्रकार की रोपण कृषि का उदाहरण है। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो अपना भारत देश है। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? तो वो कौन है? जूट है। विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो फल और सब्जियों का उत्पादक देश है वो अपना भारत देश है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को जो पालना है वो कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? तो वो राज्य है पंजाब। और पश्चिम बंगाल उड़ीसा के अंदर क्या है? ये जीवन निर्वाह कृषि है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो चाय रोपण कृषि का उदाहरण है। किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? वो कौन सी फसल है? चाय। इसके उत्पादन में और निर्यात में यानी बेचने में सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है चाय। भारत है चाय के उत्पादन में भी और निर्यात में भी। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 कृषि के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहे थे उन सभी की चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।